तो हाँ, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं जब तक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। तो इसमें और जीएस इकोनॉमी में ये डिफरेंस है कि जीएस इकोनॉमी में जब आप कोई आर्गुमेंट लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो बस जस्ट लिख देते हो, कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता आपको या कोई स्टडी नहीं कोट करनी पड़ती। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीएस इकोनॉमी के बजाय जब इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आपको क्या करना होगा, आपको मैक्सिमम मार्क्स जब ज़्यादा मिलेंगे जब आप हर ओपिनियन जो अपनी बात लिख रहे हो उसका कोई प्रूफ दो, कोई स्टडी बताओ कि हाँ ये फलानी स्टडी की वजह से। ठीक है। प्रियंका, हेलो। मेरी है। हाँ वो दूसरा भी आपका है? हाँ सर। बोल दिया करो पहले, करने से पहले एक बार जब। हाँ हाँ ठीक है, मेरी है। ओके। हेलो वर्षा, हेलो वर्षा, हेलो बोल दो एक बार वर्षा। हेलो, हेलो वर्षा। यस सर। ठीक है, बस अब आ गए हैं जितने आने हैं, और तो कोई नहीं बचे। हेलो कार्तिकेय, हेलो कार्तिकेय, हेलो कार्तिकेय, हेलो कार्तिकेय। यस सर। ठीक है, बस अब सब हो गया। चलो स्टार्ट। हाँ हाँ अभिमन्यु, मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ही स्टार्ट करा था, क्योंकि किसी का मिस हो जाए तो ये हाँ सर। दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। हाँ शेयर कर देना मतलब। ठीक है, ओके। तो तो इंडियन इकोनॉमी में और इसमें यही डिफरेंस है मेन, तो हर आर्ग्यूमेंट को आपको मैक्सिमम डेटा, जितना ज़्यादा डेटा से सपोर्ट करोगे, डेटा और केस स्टडीज और पर्टिकुलर किसी इकोनॉमिस्ट की स्टडी। ठीक है, इकोनॉमिस्ट की स्टडी। तो देखो बेस्ट तरीका ये है, जब आप ये टॉपिक आज करेंगे, 16-17 पेज है, इसमें से ना कुछ कोट होंगी 4-5। ठीक है, उनको एक छोटे से पेज पे लिख लो। ठीक है, और 2-4 स्टडीज होंगी और 2-4 इकोनॉमिस्ट का नाम होगा, जैसे बेस्ले एंड बर्गस। ठीक है, अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, और रॉबिन्सन एंड कॉनिंग और हनुमंता राव, और 1-2 कमेटीज होंगी। इनको बस याद रखो, बस इनको याद रखो, बाकी चीजें आपको याद रहेंगी, क्योंकि जब इन एक पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट को याद रखोगे तो आपको उसकी स्टडी याद रहेगी, तो वहां पे आप लॉजिक बना लिया करोगे और उस तरीके से आप प्रॉब्लम को टैकल कर लिया करोगे। ठीक है, अब मेन मुद्दा देखो, किसानों को अमीर बनाने का है। ठीक है, तो पहले कुछ थोड़ी सी जनरल बात करते हुए चलते हैं। एक तो आपको हमेशा ये डेटा याद रखना है कि कितना कंट्रीब्यूशन है, 14 से 15%। ठीक है, ये सारे नोट्स, इस डेटा के नोट्स भी मैं दूंगा जब ये टॉपिक आएंगे, लेकिन एक ओवरऑल पिक्चर होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज है पॉपुलेशन की, 40 to 45% है, कितने क्या कहते हैं मॉनसून पे कितना डिपेंडेंट है, इरिगेटेड कितना है, 40 to 45% इरिगेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटा डेटा आपको याद रखना हुआ करेगा। एक एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का डेटा भी आएगा आगे। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी होती है कि जब एग्रीकल्चर में 1% ऑफ ग्रोथ होती है तो एम्प्लॉयमेंट में कितनी ग्रोथ होती है, और सबसे ज़्यादा जो इलास्टिसिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो इंडस्ट्री से ज़्यादा एग्रीकल्चर में है। ठीक है, फिर आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कंपेयर करने के लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड वाले एक कंसेप्ट को देखना होगा। ठीक है,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट आते जाएंगे जैसे जैसे लेक्चर आएंगे, 5-6 लेक्चर लगेंगे हमारे इसके ऊपर खत्म करने में। और आज हम जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक मोटी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है किसानों को अमीर बनाना। तो जैसे ही आज़ादी मिली थी 1940s 50s में, 1950s के अराउंड एक लिविस नाम के वेस्ट इंडियन क्लर्क थे वो पहले, और इकोनॉमिस्ट बन गए फिर। उन्होंने एक मॉडल डेवलप करा था, लिविस मॉडल। ठीक है, लिविस मॉडल में क्या चीज बताई गई है, ये मॉडल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर लूंगा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। और इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी एग्रीकल्चर में भी, और पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आता है। लुइस मॉडल बेसिकली ये कहता है कि आपके पीस ऑफ लैंड में अगर 5 बंदों की रिक्वायरमेंट है, वही जो गैस स्टोव की एनालॉजी हम देते हैं, अगर 5 फ्लेम है तो 5 ही बंदे काम कर सकते हैं, छठे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर 5 से ज्यादा पड़े रहते हैं, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है, तो वो जो है प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्ट आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, टोटल प्रोडक्ट को रिड्यूस कर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट को नेगेटिव ले जा रहा है। ये जो हमने माइक्रो की क्लासेस में पढ़ा हुआ था। तो ये नुकसान ही दे रहे हैं, ये टोटल प्रोडक्ट नीचे ही जा रहा है। तो क्यों ना इस सरप्लस लेबर को 5 के बाद जितनी भी है, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो इसे इंडस्ट्री पे ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था लेविस का, वो था कि सरप्लस लेबर को किस तरीके से हम इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, एवरेज यील्ड राइज होएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इंप्रूव करेगा। और एवरेज यील्ड जब एग्रीकल्चर सेक्टर की राइज होएगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो इंडस्ट्री से बाय करेंगे। इंडस्ट्री से जब परचेज करेंगे, बाय करेंगे, तो इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर एक तो लेविस मॉडल इंपॉर्टेंट है, दूसरा रोजेंटेन मॉडल। रोजेंटेन ये भी ग्रोथ मॉडल में आता है, और उसके साथ ही बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ये सब एक तरीके से इमर्जिंग और डेवलपिंग नेशंस से रिलेटेड ग्रोथ मॉडल्स है। ये हमारे को ग्रोथ के पार्ट में करने हैं, तो वहां पर करने की बजाय मैं क्या करा करूंगा, इन एक एक मॉडल को एग्रीकल्चर की हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे डिस्कस करा करूंगा, ताकि हम इन्हें कनेक्ट कर पाए अपने इंडियन एग्रीकल्चर के सिस्टम में। अब भाई आज के दिन चैलेंज क्या है, डबलिंग फार्मर इनकम। अब डबलिंग देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है प्रोडक्शन की, इसमें आते हैं इनपुट्स। ठीक है, तो ये इनपुट है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है, तो ये होती है यील्ड। फिर आउटपुट प्रोड्यूस होने के बाद, यील्ड प्रोड्यूस होने के बाद फिर मिलता है सेल करने से फार्म गेट प्राइस। ठीक है, फिर ये फार्म गेट प्राइस से जाता है मंडीज और लोगों के पास। ठीक है, तो अब कैसे किसानों को अमीर बना सकते हैं, पहले तो ऐसा करो कि इनपुट की कॉस्ट रिड्यूस कर दो, तब अमीर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट कॉस्ट अगर रिड्यूस कर देंगे तो रेवेन्यू बिल्कुल सेम भी हो तब भी प्रॉफिट राइज होएगा। या फिर पर हेक्टेयर ऑफ यील्ड इंक्रीज कर दो। इंडिया की जो यील्ड है, MS स्वामीनाथन है वो जो बताते हैं, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी हेड करा था, वो बताते हैं कि इंडिया की पर हेक्टेयर यील्ड मतलब क्या होता है, एक फार्म के अंदर कितने किलो चावल पैदा होंगे। तो इंडिया की जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो रिजर्वोयर की फॉर्म में स्टोर्ड है, उसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं हुआ है। ब्राजील और चाइना के कंपैरिजन में हम 2-3 गुना नीचे हैं। मतलब अगर उनके, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो, यस अगर ब्राजील और चाइना में अगर एक फार्म के अंदर 60 केजीज राइस और व्हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इंडिया में सिर्फ 20 केजीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये यील्ड जो है हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, ये यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम देखेंगे GM क्रॉप्स। ठीक है, हम देखेंगे इरिगेशन, एक्सटेंशन सर्विस, फार्म एक्सटेंशन सर्विस, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कुछ रिसर्च करें और गाइड करें, एजुकेट करें फार्मर्स को। तो ये यील्ड इंक्रीज करके भी तो इन्हें अमीर बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पर जो फार्म गेट प्राइस होते हैं और मंडी में जो इनकी खरीद फरोख्त होती है, यहाँ पर रोल आता है MSP का। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर काम करो, अगर सरकार इनपुट की रिडक्शन में काम करे, इनपुट की कॉस्ट को रिड्यूस करे, इसके लिए कौन सी बातें चल रही हैं,
ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, जिससे इनपुट की कॉस्ट बहुत सस्ती हो जाएगी, तो वैसे ही क्या होएगा, आपकी जो है इनपुट की कॉस्ट कम होगी, तो वैसे ही फार्मर्स का प्रॉफिट राइज होएगा। दूसरा, यील्ड में और भी चीजें आने लग गई हैं अब। वो क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज करने के लिए और बेटर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग एक्ट भी 2-3 बार प्रपोज कर चुका है नीति आयोग। और उसमें यही होता है कि जो छोटे छोटे लैंड है एक साथ मर्ज हो जाएं तो कैसे यील्ड राइज होएगी। तो यील्ड को इंक्रीज कर कर भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे ना महंगे और खतरनाक रास्ते हैं सरकार के। इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, यील्ड को राइज करने में, जो है लैंड कंसोलिडेशन करने में ये, और इधर से इनपुट कॉस्ट है जो उसको छेड़खानी करने में, यहाँ पर जो है पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा आसान तरीका है कि आप जो यहाँ पर जो फार्म टू प्लेट जो किसान उगाता है और जो कंज्यूमर की जेब में जाता है, कंज्यूमर की प्लेट में जो खाना जाता है, उसके बीच में बहुत सारा स्कोप है। क्या कहते हैं, इंटरमीडियरीज को, आड़तिया को हटाकर, इन मंडीज को हटाकर, इनको हटाकर अगर डायरेक्ट पैसा फार्मर की जेब में डाला जाए तो वो अमीर बन जाएगा। और इससे सरकार यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से और यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगी, क्योंकि ये दोनों कॉस्टलियर अफेयर हैं। यहाँ पर तो कुछ इंटरमीडियरीज का गुस्सा ही झेलना पड़ेगा सरकार को, लेकिन यहाँ पर ज्यादा पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये बहुत लंबी जर्नी होगी, एंड में हम लोग इन फार्म लॉस पर पहुंचेंगे कि क्या रेशनल था और कैसे हम लोग यहाँ पर आए। स्टार्ट करते हैं अब हम अपना लेक्चर लैंड रिफॉर्म से। और लैंड रिफॉर्म्स अगर बात करी जा रही है, अगर आप किसी चीज को रिफॉर्म करना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो चीज पहले कैसी थी, यानी लैंड लॉज पहले कैसे थे, तभी तो रिफॉर्म क्या रेशनल क्रिएट कर पाएंगे कि वो रिफॉर्म जो है सही भी है, जरूरत भी है या नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैंने ओके एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। तो ओके, तो अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है लैंड सिस्टम कैसे था। तो हम लोग बात करते हैं इंडिया के एकदम एंशियंट टाइम की, जब अशोका वगैरह का पीरियड था, उस टाइम से भी पहले की, या उसके आसपास कह लीजिए, कुल मिला के गुप्ता पीरियड से पहले की। तो मनु स्मृति है हिंदू कल्चर में, जिसके अंदर बताया जाता है कि भाई कैसे लॉज होंगे और किस हिसाब से जो है लैंड की ओनरशिप होगी। तो देखो, ये थोड़ी क्लास लंबी होगी, बीच में ब्रेक लिया करेंगे फिर आ जाया करेंगे, लेकिन हम ये हैंडआउट खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो, प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या, प्री कॉलोनियल पीरियड में मनु के टाइम की बात करते हैं हम लोग। मनु के टाइम में क्या था भाई, उन्होंने कहा था कि एक तो जो है किंग का सारे के सारे लैंड पे राइट नहीं है, कुछ फॉरेस्ट वगैरह है उनमें किंग का राइट नहीं होगा, ठीक है। और ऊपर से किंग जो है एक गार्डियन के तरीके से है, ऐसा नहीं है वो उसकी ऑनर, वो जो है उसकी ऑनरशिप है लैंड की, वो एक गार्जियन है, वो देख रेख करता है। प्रजा का है लैंड, और वो देख रेख करता है, और उस देख रेख को करने के लिए वो 1/6 ग्रोस प्रोड्यूस का टैक्स लगाता है, ठीक है। और गुप्ता पीरियड से पहले क्या था, क्योंकि हमारा जो हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जो ये वर्ना सिस्टम था, उसके अंदर क्या था कि भाई क्षत्रिय के पास लैंड हो सकता है,
उसके बाद ब्राह्मण के पास हो सकता है, वैश्य के पास हो सकता है, शूद्र के पास कोई लैंड वगैरह नहीं था, बस वो सर्विस करता था, ठीक है। लेकिन गुप्ता पीरियड में ये हुआ कि शूद्र को भी एग्रीकल्चर में काम करने का मौका मिला और वो भी लैंड एक्वायर कर सकता था। अब शूद्र को ना आप लोगों को अलग रखना है अवर्णा से। अवर्णा है अनटचेबल। अनटचेबल प्रेजेंट डे में SC ST वगैरह को उस हिसाब से पुराने जमाने में इस कैटेगरी में रखा गया था। उन लोगों को अभी भी राइट नहीं दिया था हिंदू ट्रेडिशन ने, ठीक है, लेकिन शूद्र को मिल गया था। जो एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी है, बैकवर्ड क्लासेस हैं जो आज के टाइम में, उनको राइट मिल गया था, उससे पहले उन्हें भी राइट नहीं था, ठीक है। फिर आपको ये देखना होगा कि आज जो है ना लैंड जो है, लैंड में कंसोलिडेशन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या इशू हो रखा है आज के टाइम में। आज भी ट्रू वैल्यू लैंड की नहीं है, ठीक है, और लोग प्राइवेट को मतलब प्राइवेट बायर को लैंड आज भी नहीं सेल करते हैं रूरल एरियाज में जो फार्म होते हैं जिन कम्युनिटीज के। और उसका रीजन ये है कि आज भी इंडिया में जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन है, यानी मेरा फार्म, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फार्म है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे फार्म 4 फार्म्स मेरे डैडी के हैं, 2 मेरे भाई के हुए और 2 मेरे हुए, ठीक है। लेकिन मैं बेच नहीं सकता इनको क्योंकि ये जॉइंटली है, जब तक कि वो इंडिविजुअली मेरे नाम कोर्ट में फीस जमा करके उतार नहीं देते, ठीक है। और एक गरीब आदमी अगर बेचना चाहता है तो क्या करेगा, उसके पास तो इतने पैसे नहीं ना, पहले जाके सरकार को टैक्स भर के आए। तो इस केस में कई बार हमारा जो है लैंड लॉक रह जाता है और बेच नहीं पाता जब जिस बंदे को रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे में जब जॉइंट फैमिली का ये इस तरीके से लैंड होता है तो उस पर लोन लेना भी आसान नहीं होता है जब तक कि हेड हेड अलाउ ना करे, हेड लिख के ना दे। तो यानी ये किस चीज को रोकता है, एंटरप्रेन्योरशिप को रोकता है और लैंड को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से रोकता है, ठीक है। आज भी कुछ एक्सटेंट तक ये चीजें चल रही है। तो हम देखते हैं पहले के टाइम में क्या था। तो देखो मिताक्षरा विजनेश्वरा ने लिखी थी, ठीक है, उसके बाद दया भागा जमतवान ने लिखी थी। और इसमें क्या बताया था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनको डिवाइड होगी, पिताजी जब जिंदा रह सकते हैं तब भी हो सकती है मिताक्षरा में, लेकिन दया भागा में वो डिवाइड होती थी जब फादर की डेथ हो जाती थी तभी। अब ये मिताक्षरा दया भागा जो थे ना, फीमेल को तो मानते ही नहीं थे को पार्टनर्स, ठीक है, फीमेल को नहीं मानते थे। ये तो फिर इंडिपेंडेंस जब हुई, हिंदू कोड एक्ट आई और उसके बाद 2005 में मैरी रॉय केस भी हुआ और फिर अब रिसेंटली पिछले साल भी एक लॉ में अमेंडमेंट हुई थी, तो उसके हिसाब से वुमेन को ये लैंड का राइट मिलना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हो कि क्यों इंडिया में 12% वुमेन की लैंड ओनरशिप है, ठीक है। तो ये सारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये चीजें बनी हुई हैं, डेवलप ऐसे हुई हुई हैं। तो इसलिए इन्हें देखना और इन्हें आंसर में कोट कर देना एक इम्प्रूवमेंट देगा आपको। इंडिया में केवल एक जगह थी, मरुमक्खत्यम केरला, ये जो टेक्स्ट था ये केरला का, ये वुमेन को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता था, ठीक है। और देख सकते हो इसका रिजल्ट, सबसे हाई लिटरेसी रेट है और सारे HDI इंडेक्स में टॉप करता है केरला, ठीक है। तो वुमेन की प्रॉपर्टी राइट से काफी कुछ लिबरल सोसाइटी रिलेटेड होती हैं और उससे उसकी प्रोस्पेरिटी रिलेटेड होती है। कई बार तो अपने बड़े जो फेमस क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, फॉर एग्जांपल BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी भी, इन्हों लोगों ने भी ये कोट करी है कि एक सोसाइटी की प्रोग्रेस देखनी है तो ये देखो कि वुमेन की उस सोसाइटी में क्या प्रोग्रेस है। तो जितनी प्रोग्रेस वुमेन करेगी हमारी सोसाइटी में, उसके साथ हमारी खुद की प्रोग्रेस इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल एक क्रिश्चियन लेगार्ड है IMF की, हेलो हेलो, यस सर। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद करते जाना, कुछ लिख सकते हो तो लिख लेना वरना मैं दूंगा इनके नोट्स भी। क्रिश्चियन लेगार्ड जो एक्स IMF चीफ थी, उन्होंने क्या कहा था कि इंडिया में अगर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, देखो इसके साथ साथ कुछ करंट इश्यूज आ रहे हैं वो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, नोट्स में ये नहीं है, वो भी मैं बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको करंट कंटेक्स्ट में भी चीजें थोड़ी समझ आए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 20% के अराउंड है और वुमेन मैन की अराउंड होती है 55। तो उसने कहा था कि अगर ये भी 50% पे हो जाए तो इंडिया की जो GDP है ना 27% से तो वैसे ही राइज हो जाएगी। और इस केस के अंदर हम लोग एक आम आदमी पार्टी ने जो स्कीम दिल्ली के अंदर
हेलो हेलो सदब, हेलो 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 सदब, हेलो हेलो सदब, बोल के दिखाओ भाई, अगर वरना हटा देंगे। हेलो हेलो सदब, हेलो। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ हाँ, बोला करो आते ही, जैसे ही एंटर करते हो बोला करो। ओके। तो कहा था मैं, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हाँ क्रिश्चियन लगार्ड कह रही थी वैसे ही बढ़ जाएगी। इस कंटेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत अच्छी स्कीम ये स्टार्ट करी थी दिल्ली में। इसमें क्या है कि वुमेन को ना कहीं पर भी आना जाना जो है बाय बस फ्री कर दिया। तो इससे क्या बढ़ेगा पता है? इससे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हेलो आपकी, सर, आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही। हेलो अब आ रही है? हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 हेलो, यस सर। आ रही है आवाज? यस सर। ओके। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम लॉन्च करी थी कि सारी फीमेल्स को फ्री में आने जाने की व्यवस्था करी उन्होंने, बस का फ्री टिकट वगैरह कर दिया। तो ये चीज़ एक अच्छा इंसेंटिव होता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने का, क्योंकि इससे होता क्या है, टेक्निकली जो आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है। वरना 2-4 हज़ार रुपए तो आपके वैसे ही कम हो जाते थे सैलरी के आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस तरीके की चीजें, इनोवेटिव चीजें काम आएंगी हमारे। तो ये स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट रहती हैं। ऐसी स्कीमों को लॉजिक के साथ याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद जो है केरला में, तो देखो हमने पढ़ लिया है ये मरुमकथ्यम टेक्स्ट, ठीक है, ये था एक। उसके बाद इसका इसके फायदे भी थे। देखो ये जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में क्या फायदा था? इंडिविजुअली प्रॉपर्टी किसी की नहीं थी, जॉइंट थी, सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी है। फादर और उसके बाद बच्चे उनमें डिवाइडेड है, और वो मरने के बाद ट्रांसफर होंगे, या फिर मिताक्षरा के हिसाब से जिंदा रहते भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वुमेन को नहीं। तो प्रॉपर्टी जो है जॉइंट फैमिली के हिसाब से होती थी। इसके कुछ फायदे होते थे कि बिना जो हेड है उसके पूछे आप जुए में पैसा नहीं उड़ा सकते, जुए में नहीं लगा सकते, ठीक है। और क्या कहते हैं, उस पर बिना परमिशन के, सबकी सहमति के आप लोन नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी किल करती थी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं था। यानी ईस्ट में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती थी, वेस्ट में कोई ऐसी चीज नहीं थी। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि इससे सेल और परचेज करने में लैंड में हैम्परिंग होती थी, और इसकी वजह से क्या होता था, लैंड की ट्रू मार्केट डेवलप नहीं होती थी। तो लैंड अंडर वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड रहता था। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब ये सारी चीजें देखो चेंज होने वाले थे। जैसे ही मुस्लिम्स का रूल शुरू होता है, तो उन्होंने क्या करा, और उनके हिसाब से कैसी सिचुएशनें डेवलप हुई। तो हिंदू टैक्स तो कहता था कि भाई आपका लेस देन 20% लैंड टैक्स है, और किंग जो है वो एक तरीके से गार्जियन है, ओनर नहीं है, ठीक है। मुस्लिम्स जब आए तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही अपनी सॉवरेनिटी उन्हें मिली और पूरे इंडिया पे उन्होंने कंट्रोल करा, तो उन लोगों ने क्या करा कि भाई जो भी जमींदार थे, जो भी छोटे किंग थे, उनको सबको जागीरदारों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जागीरदारों में क्या हुआ कि आप जो है एक आईएएस ऑफिसर की तरह हो, आपको अभी ये कैडर मिला हुआ है, फलाना यूपी का कैडर मिला हुआ है, आपको कभी भी टेम्पररी यहाँ से हटाया जा सकता है, ठीक है। और आपका काम है कि आप टैक्स कलेक्ट करके दो, और ये जो टैक्स कलेक्ट करके देंगे जमींदार, जमींदार नीचे अपने रखेंगे, सॉरी जागीरदार, जागीरदार अपने नीचे रखेंगे जमींदार को, और जमींदार भी हर खेत में जाएगा नहीं, हर जगह तो जाएगा नहीं अपना कलेक्शन करने के लिए, वो जोटेदार को अपने अंडर रखेगा, और वो पीजेंट से जाके कलेक्ट करेगा। तो ये एक लंबी चेन हो जाती थी, और बदले में
जो इनको लैंड अपने पास लैंड की को मिल देखो जागीरदार टेम्पररी था लेकिन जमींदार नहीं थे, जमींदार उसी एरिया में रहते थे। जागीरदार जो था आईएएस ऑफिसर था, सेंट्रली गवर्न था, ठीक है, लेकिन जमींदार उसी एरिया में रहते थे और जमींदार बदले में सोल्जर्स ट्रूप देते थे जागीरदार को और किंग को जब भी उन्हें जरूरत होती थी, और बदले में ये लोग इन्हें राइट देते थे उस इंडिविजुअल एरिया के लैंड को कलेक्ट करने का, और उसमें से ये लोग सिर्फ 1/10 अपने पास रखते थे, ठीक है। लैंड टैक्स को खर्च बोला जाता था, लैंड टैक्स को खर्च बोला जाता था। ये शायद मुस्लिम लैंग्वेज में खर्च वर्ड यूज होता होगा, इसलिए खर्च है। और एक चीज और जो सिचुएशन अब बदल गई थी, वो सिचुएशन ये थी कि अब जो टैक्सेस और ड्यूज थे पहले की तरह 1/6 नहीं थे, 50% से ज्यादा हो गए थे। और जो एक कंसेप्ट है 50% से ज्यादा का, वो अगेंस्ट जाता है टैक्स के। टैक्स कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होता। तो जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने ये देखा, अरे यहाँ तो 50% से टैक्स जा रहा है ड्यूज और सेस वगैरह मिला के, तो इसका मतलब पता है क्या है, हेलो, कि ये 50% जो है ना टैक्स नहीं है, ये रेंट है, ठीक है। रेंट ही 50% से ज्यादा हो सकता है, टैक्स नहीं हो सकता। और जब अगर टैक्स नहीं है वो, तो इसका मतलब ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ही टैक्स दिया जाता है। तो अब देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल्टर ऑफ राइट्स। वेल्टर ऑफ राइट्स क्या होता है, ठीक है। तो वेल्टर ऑफ राइट्स दिखाने के लिए आप लोगों को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। वेल्टर ऑफ राइट्स में क्या है कि लैंड पे सबका अधिकार है, पीजेंट का उस पर खेती करने का अधिकार है, जमींदार का उस पर रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है, और किंग का सोवरेन अधिकार है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो है ना वेल्टर ऑफ राइट्स है, सभी का अधिकार है, और सबका अधिकार बेचने का नहीं, उस पर एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो खेती करता है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, इसीलिए लैंड की सोवरेनिटी उसके कंट्रोल में। तो ये वेल्टर ऑफ राइट्स है। सर जो आपकी आवाज हेलो नहीं आ रही। हेलो 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 एवरीवन, हेलो, अभी भी नहीं आ रही, हेलो 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 एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो 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 एवरीवन, हेलो। हाँ एक्चुअली वो ये जूम में कुछ ब्रेक आ जाता है ना 40 मिनट्स के बाद, तो इसलिए वो बीच बीच में होगा, ठीक है। तो बता देना आप मुझे कहाँ पर हम लोग रुके थे, हेलो यस सर। कहाँ पर रुके थे, तो वेल्टर सब हेलो, बता। हाँ हाँ बोलो, वेल्टर ऑफ राइट्स पर रुके थे। किस पर, वेल्टर ऑफ राइट्स। हाँ हाँ वेल्टर ऑफ राइट्स। वेल्टर ऑफ राइट्स में क्या है, फंक्शन कौन बंदा क्या क्या करेगा वो डिवाइड हो रखा है, किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। वेल्टर ऑफ राइट्स में क्या है, किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, सबकी जॉइंटली प्रॉपर्टी है, और सबकी कोई बेचने के लिए उसका अधिकार नहीं है, उस पर काम करने का सबको अधिकार है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के खिलाफ है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो वो सेलेबल नहीं रहती प्रॉपर्टी, नॉट सेलेबल हो जाती है, ठीक है। और जब नॉट सेलेबल होती है तो अंडर वैल्यूड रहती है। ये देखना ये वाली प्रॉब्लम कैसे परेशान करेगी ब्रिटिशर्स को जब वो आएंगे, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस वेल्टर ऑफ राइट्स को खत्म करने के लिए, ताकि एक हेलो हेलो एवरीवन, यस ओके ओके, सॉरी सॉरी, समझ आ रहा है आपको अभी तक कुछ है ऐसा जो, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तो। इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि हमें ये पता होना चाहिए ना, उन्होंने जो वो राइट करे आके क्यों करे, बेवकूफ तो थे नहीं वो,
वहां पर तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था और एडम स्मिथ, रिकार्डो जबरदस्त काम कर रहे थे वहां पे, इकोनॉमिक थ्योरीज डेवलप कर रहे थे। तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक लॉजिक और सेंस तो रहा होगा। तो वो जो इकोनॉमिक और लॉजिक और सेंस था वो ये था कि भैया लैंड की ना कोई ट्रू वैल्यू थी ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि लैंड की मार्केट ही नहीं थी, लैंड इतनी आसानी से बिकता ही नहीं था और वो नॉट सेलेबल रहता था, अंडर वैल्यूड रहता था। ठीक है, और ये चीज अगर होगी तो अगर किसी दिन अच्छी फसल नहीं हुई और लैंड का रेवेन्यू कम आया और ब्रिटेन फ्रांस में लड़ाई कर रहा है, अमेरिकाज में लड़ाई कर रहा है, अफगानिस्तान पे प्रोटेक्शन कर रहा है बॉर्डर पे इंडिया की, ये सारे काम वो जब कर रहा है, इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो वो लोग कैसे फाइनेंस करेंगे? तो उन्हें अपना एक फिजिकल पोजीशन को स्टेबलाइज करना था। वो स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जहां पर वो रेवेन्यू को, उन्हें पता हो कि इतना रेवेन्यू, इतना इनकम यहां से होएगी। ठीक है, हेलो, ठीक है। अब इस पे जाने से पहले एक और प्रॉब्लम थी इंडिया की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, इजारा सिस्टम। हेलो, Yes, sir. इजारा सिस्टम जुल्फिकर ने शुरू करा था। इजारा सिस्टम में क्या होता है कि भैया ये देखो, इजारा सिस्टम भी इसलिए करा गया था क्योंकि जब ये प्रॉब्लम आने लगी ना, जब 1707 के बाद जब औरंगजेब की डेथ हुई, तो जो है रेवेन्यू और वीकनेस, वीक होने लगी, जो स्ट्रेंथ थी ना मुगल एम्पायर की, वीक होने लगी, और उसी के साथ उसका रेवेन्यू भी वीक होने लगा और उसके खर्चे भी बढ़ रहे थे क्योंकि एक्सपेंशन इतनी ज्यादा हो गई थी एम्पायर की। दूसरी तरफ वो चौथ, सरदेश मुखी वगैरह, उधर से भी रेवेन्यू कम आ रहा था क्योंकि मराठा का होल्ड बढ़ रहा था। अब उनको भी अपनी फिजिकल पोजीशन स्टेबलाइज करनी थी, तो जुल्फिकर ने क्या करा, इजारा सिस्टम डेवलप करा। इजारा सिस्टम में क्या होता है कि भैया किंग किंग क्या करेगा, लैंड को, लैंड टैक्स को जो है कलेक्ट करने के लिए बिडिंग, एक ऑक्शन करेगा, कौन करके देगा भाई मुझे, थर्ड पार्टी। और वो थर्ड पार्टी क्या करेगी कि भाई एक अशोर्ड सम देगी, अशोर्ड सम देगी, अशोर्ड इनकम देगी किंग को, और बदले में, हेलो, Yes. हेलो, अशोर्ड, अशोर्ड इनकम देगी किंग को, और बदले में क्या करेगी, जितना मर्जी चाहे, जितना मर्जी चाहे टैक्स लगा लेगी पीजेंट पे। इसीलिए इस इजारा को इविल सिस्टम बोला जाता है, क्योंकि इसने वो ट्रेडिशन तोड़ना शुरू कर दिया जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में और हिंदू ट्रेडिशन में थी, 1/6। अब कंट्रोल नहीं होएगा ये, और बीच में रेंट रैकिंग और रेंट सीकिंग, स्पेक्यूलेशन बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, इंटरमीडियरीज बढ़ने लगेंगे। और एक और चीज करी उन्होंने, क्योंकि देखो जो रेवेन्यू कलेक्टर थे जमींदार, ठीक है, जमींदार नहीं, जो रेवेन्यू कलेक्टर थे जमींदार थे, वो नहीं आएंगे इस बिडिंग प्रोसेस में, जमींदार वाज नॉट अलाउड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके तो थोड़े सोशल रिलेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन बेटर होते हैं, पैटर्न और क्लाइंट वाली सिचुएशन होती है। कोई नया थर्ड पार्टी मनी लेंडर वगैरह कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म को भी जन्म देगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है ये कुछ गलत सेटिंग करें, कुछ गड़बड़ करें, कम बिडिंग करवाएं, तो किंग ने बोला इन ये नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी करेगी। ठीक है, तो इससे उन्होंने अपने रेवेन्यू को स्टेबलाइज करने शुरू करा, और इसी से इन्फ्लुएंस होएगी आते ही ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी, और वो फिर यही फॉर्मूला यूज करके शुरू करेगी, टेम्पररी सेटलमेंट, फिर परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, अब आते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स आने, जब जैसे ही ब्रिटिशर्स एंटर होते हैं, ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो इंडिया से इंपोर्ट करते थे, इंडिया उनसे कुछ इंपोर्ट नहीं करता था, इंडिया उन्हें एक्सपोर्ट करता था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स की सारा जो करेंसी थी, जो गोल्ड था, वो इंडिया में ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, ब्रिटेन से। और ये क्या कहते हैं, मर्केंटलिज्म चल रहा था, तो मर्केंटलिज्म तो इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं भैया तुम इधर सारा डेफिसिट में रन करे जा रहे हो, और डेफिसिट अगर होगा तो क्या होगा, इंडिया में ज्यादा गोल्ड होगा, और ज्यादा गोल्ड होने का मतलब क्या है, ज्यादा ट्रेड, और ज्यादा ट्रेड होने का मतलब क्या है, ज्यादा एक्सचेंज, ज्यादा एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, परेटो एफिशिएंसी। इंडिया ग्रो करेगा, हम नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि सरकारें तो छोटी छोटी होती थी, डेमोक्रेसी तो थी नहीं, वॉर के दम पे होती थी, कब तख्ता पलट जाए पता नहीं होता था। तो उस टाइम पर कोई फिएट पेपर करेंसी तो थी नहीं, डिजिटल करेंसी तो थी नहीं, करेंसी थी गोल्ड।
ठीक है। तो गोल्ड जिन देशों के पास ज्यादा था उन देशों की जो थी ट्रेडिंग ज्यादा होती थी। जब ट्रेडिंग ज्यादा होएगी तो नए इनोवेशन, व्यापार बढ़ेंगे और उसकी वजह से उनकी जीडीपी भी बढ़ेगी। तो उन्होंने आते ही इसको बंद करना था, तो इन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने कहा कि पहले तो हम क्या करेंगे, अब इंडिया हमारा है, दीवानी राइट हमें मिल गया है बंगाल में, तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं सारे के सारे जो इंपोर्ट इंडिया से करेंगे वो इन्हीं के पैसे से करेंगे, और इनका पैसा क्या है, लैंड रेवेन्यू। ठीक है। अब उन्हें क्या करना था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कैसे कर, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू, याद है आपको यहाँ पर कौन था उस टाइम पर, बैटल ऑफ प्लासी, कौन थे यहाँ पे, मुर्शीद कली खां, अली वर्दी खां, ये सब थे। ठीक है। और ये एक तरह से इंडिपेंडेंट रूलर हो चुके थे। हेलो, Yes, sir. इंडिपेंडेंट रूलर हो चुके थे ना ये मुगल एम्पायर से एक तरीके से, बस Yes. कुछ रेवेन्यू वहां पे भेज देते थे, वरना उनकी ज्यादा चलती नहीं थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने ना क्या था, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी राइट्स थोड़े ना ज्यादा होने लगे थे, जमींदार का होल्ड ज्यादा बढ़ने लग गया था, इसीलिए इनइक्वालिटी बंगाल और बिहार में बहुत ज्यादा थी। इसीलिए ये जो नक्सलिज्म फैला वहीं पे ज्यादा शुरुआत हुआ, क्योंकि वहां पर लैंड की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए वहां पे लैंड रिफॉर्म तभी पॉसिबल थे जब कम्युनिज्म सरकार होती, कम्युनिस्ट। ठीक है। तो होना ये हुआ ये कि यहाँ पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उनको क्या महसूस हुआ कि लैंड के उन्हें राइट तो मिल गए, अब लेकिन क्योंकि वहां पर जमींदारों का होल्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उनके जो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो पावर थी उनके कंट्रोल में ज्यादा थी, वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरीके से ज्यादा अनइंटेंशनली डेवलप हो चुका था, और बेचारे गरीब पीजेंट को पता नहीं था कि वो लैंड जो है वेल्टर ऑफ राइट है, वो उसका भी राइट है लैंड पे, क्या कहते हैं, उस पे खेती करने का, और कोई भी लॉ या स्क्रिप्चर ऐसे नहीं कहते हैं कि जमींदार का है। बट हुआ क्या, उन लोगों को तो इतना पावर भी नहीं थी ना एजुकेशन थी, तो धीरे धीरे हुआ क्या कि जमींदार का बेटा जमींदार बनने लगा, पीजेंट का बेटा पीजेंट बनने लगा, तो उन्हें धीरे धीरे उनकी साइकी के अंदर ये घुस गया कि यही लैंड लॉर्ड है, लैंड ओनर यही है, और वहां से ये वर्ड शुरू हो गया। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया में वेल्टर ऑफ राइट थे, इंडिया की जो ट्रेडिशन है, इंडिया के जो राजा थे उन्होंने ये नहीं कहा था जमींदार वहां के राजा, जमींदार वहां के मालिक है, बट वो अनइंटेंशनली डेवलप होना शुरू हो गया था, और उनकी जो नेटवर्किंग थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जमींदार की रेवेन्यू कलेक्ट करने की। तो ब्रिटिशर जब आए तो उन्हें लगा हम खुद तो नहीं कलेक्ट कर पाएंगे रेवेन्यू, क्यों ना हम राइट दे दें इन्हीं को, जमींदार को, क्योंकि पहले वाला राजा ने भी इन्हीं को सब मान रखा था, वो भी यहाँ से रेवेन्यू लेता था, हम भी कह देते हैं भैया तुम रेवेन्यू दे दो हमें। तो ये टेम्पररी सेटलमेंट उन्होंने करी, पहले टेम्पररी सेटलमेंट हुई। टेम्पररी सेटलमेंट में ये हुआ कि भाई अगर आप टाइम पर आपकी ये प्रॉपर्टी है, उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने कहा कि अब, पहले क्या होता था देखो, फरद होती है, एक वर्ड में यूज करते हैं फरद, फरद में नहीं था कहीं पे कि किसका लैंड है, कोई लैंड रिकॉर्डेड नहीं था ना, मुगल्स ने भी नहीं करा था, ठीक है, और उससे पहले हिंदू किंग्स ने भी नहीं करा था, कहीं पर रिकॉर्ड नहीं था, ब्रिटिशर्स ने ये काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुक में रिकॉर्ड करना, ट्रेजरी के अंदर रिकॉर्ड कीपिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस लैंड पे आपका पूरा अधिकार है, पहले वालों का ने तो आपको कोई अधिकार नहीं दिया था, उन्होंने तो आपको क्या बोला था, रेवेन्यू फार्मर वर्ड था, रेवेन्यू फार्मर थे वो लोग, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे सिर्फ फार्मर से, ओनर नहीं थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये वेल्टर ऑफ राइट्स को तोड़कर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट डेवलप करा, और उन्होंने कहा कि तुम इसके ओनर हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमें लैंड से टैक्स जो हमारा सेटलमेंट होगी वो रेवेन्यू हमें कलेक्ट करके देना है, अगर तुमने नहीं दिया तब हम तुम्हारे राइट्स को लेके किसी तीसरे बंदे को बेच देंगे, ठीक है, और जब तक आप देते हो आप ओनर हो, आप वहां पे जो मर्जी टैक्स लगाओ, उनसे जैसे वसूली करनी है वो सब करो, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का गेम तब शुरू होता है और जमींदार जो है ओनर बन जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि पहले तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, टेम्पररी सेटलमेंट है, इससे ये हुआ कि बीच में इंटरमीडियरीज बढ़ने लगे, ठीक है, क्योंकि लैंड बिकने लगा तो उसकी थोड़ी स्पेक्युलेटिव वैल्यू बढ़ने लगी, उसमें रेंट रैकिंग शुरू हो गई, उसमें लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा खर्चने लगे, क्योंकि देखो पहले तो वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन था ही नहीं ना,
अब लैंड में लोग इसलिए खरीद फरोख्त करने लगे, और जो जमींदार थे जब वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या उनको लग रहा था कि उनके जो राइट्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी और ऑक्शन करेगी, तो उससे पहले हम ही क्यों ना बेच दें, तो उन लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उनको लगता था कि कैपिटल गेन एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि लैंड की वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी। ठीक है, कुछ लोग खरीदने भी लगे, तो मनी लैंडर्स वगैरह को देने लगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चेन बढ़ने लगी, और जो मनी लैंडर था उसको कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो उसने क्या करा बीच में, और जो जोटेदार वगैरह बोलते हैं उन्हें, लठदार बोलते हैं उन्हें कहीं कहीं पर, उनको रखना शुरू कर दिया, और बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज इकट्ठे हो गए। तो जैसे कि इंटरमीडियरी का मतलब ये है कि जमींदार जो है उसको देना है सरकार को 100 रुपए, और वो क्या करेगा, ए बंदे को रख लेगा, बोलेगा मेरे को दे दियो 500 रुपए, ठीक है, मैं दे दूंगा इनको 100, 400 मेरे प्रॉफिट, और तू तेरे को जितना लेना है ले ले। अब ये सोच रहे हैं कि 600 निकाल लूंगा, 1000 निकाल लूंगा, तो ये कह रहा है कि मैं ये काम क्यों करूं, क्यों ना मैं ये राइट अपना किसी तीसरे को बेच दूं, मैं 800 रुपये ले लूंगा, और इसको बोल दूंगा 200 ले ले, और ये 1000 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये लंबी चेन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गई, जिन्हें आके इंडियन गवर्नमेंट तोड़ेगी। ठीक है, और क्यों इंटरमीडियरीज का इशू क्या है, क्योंकि भैया इंटरमीडियरीज जितने बढ़ते जाएंगे, ए बी सी, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर आके पड़ेगा, फार्मर पर। जाना तो उसी की जेब से है, तो जितने इंटरमीडियरीज बढ़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान होएगा। अब ये क्या हुआ कि जब इंटरमीडियरीज, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो डेवलप हो गई, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि अब मैं कभी भी इसे बेच सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा रैपिडली सेल परचेज होने लगी। और जब ज्यादा रैपिडली सेल परचेज होने लगी, तो जमींदार जो पहले वाले जमींदार थे, उनका एक पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप होता था, एक इमोशनल बॉन्ड होता था फार्मर के साथ। वो उनको कुछ लोन भी देते थे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रेडिट भी देते थे, कई बार कर्जा माफ भी कर देते थे, कुछ इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प कर देते प्रोडक्टिविटी में। लेकिन वो सब चीजें अब गायब हो गई। अब किसी को भी इस चीज की नहीं पड़ी थी, फार्मर की प्रोडक्टिविटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए। जल्दी जल्दी रैपिडली सब अपने अपने राइट को सेल कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये एक स्पेक्युलेटिव गेन हासिल कर ले हम, कि हमारा जैसे आज के टाइम में शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, अभी बेच दो, दूसरा खरीदने वाला सोच रहा है अरे ले लेता हूँ शायद और बढ़ेगा। ये सब काम होने लगा, और सारे के सारे ओनर टेम्पररी हो गए। और जब ओनर टेम्पररी हुए, तो उनका कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करे ताकि ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट गिरने लगी, प्रोडक्टिविटी गिरने लगी, और यील्ड भी गिरने लगी ब्रिटिशर्स के लिए। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये सारा चीज जो है टेम्पररी सेटलमेंट की वजह से हो रहा है, तो उसे परमानेंट कर दिया गया। लेकिन परमानेंट से भी कुछ नहीं हुआ। उनको लगा कि लंबे टाइम के लिए अगर जो है राइट दे देंगे, हमेशा के लिए तुम्हारा जमींदार को बोल देंगे, तो क्या है ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम टेम्पररी राइट की वजह से नहीं थी, प्रॉब्लम थी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी की वजह से। अब परमानेंट करने के बाद भी तो जमींदार बेचेगा, क्योंकि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तुमने बना दी, पहले तो वो बेच ही नहीं सकता था। ठीक है, हेलो 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 एवरीवन, पहले वो बंदा बेच नहीं सकता था, ये प्रॉब्लम थी। अब वो बेच सकता है, तो ये बात से इन लोगों ने सबक लिया, और इस टाइम पर डेवलप हो चुका था हमारा रिकार्डो का ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। और वो आपको पता ही है क्या था, ये सब्सिस्टेंस वेज, ये प्रोडक्ट, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ये प्रॉफिट, ये रेंट, ये सब्सिस्टेंस वेज फंड। ठीक है, जिन लोगों को पढ़ा रखा है, जिनको नहीं पढ़ा रखा कोई बात नहीं, आएगा ये। तो इन लोगों ने क्या बोला कि केवल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट करता है और वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जो लैंड ओनर होते हैं वो उसको वेस्टफुल कंजम्पशन में हटाता है। तो यानी अब क्या करो, ये जो लैंड ओनर है इनको हटाओ यार बीच में से, सीधा डायरेक्ट रिलेशन करते हैं रैयत वारियों से, रैयत से, रैयत मतलब कल्टीवेटर। ठीक है, और महलवारी सिस्टम आप लोगों को पता ही है, ये पंजाब की साइड जो था, ये एक मैंने यहाँ पर मैप दिखाया है। ठीक है, ये मैप, इस मैप को देख लेना, ये कौन से एरिया थे परमानेंट के रैयत वाले। हालांकि ये आपके हिस्ट्री के 1858 का ये मैप है, हिस्ट्री का पार्ट है ये, तो ये एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेना अच्छे से, और ये सब कर लेना। एक केस स्टडी है
जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इरफान हबीब से ली है मैंने, ठीक है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखो ये स्टडी को आप याद रखना, कोट करना चाहो तो कर सकते हो। ये 1745 में एक जूरिस्ट था। अच्छा, इनका काजी नहीं बोलते थे, काजी बोलते थे ना मुस्लिम्स के वो जो थे। हेलो, Yes, sir. काजी बोलते थे। तो एक काजी का अकाउंट है ये। काजी ने प्रूव करा था कि इंडिया में जो प्रॉपर्टी है वो किसी की नहीं है, ठीक है। और जो टैक्स लगाया जा रहा है वो टैक्स नहीं है, उजरत है। उजरत मतलब रेंट है। तो देखो ये प्रूव कैसे करता है इन्होंने। लीगली टैक्स कांट बी मोर देन 50%, बट इन इंडिया किंग्स क्लेम्ड मोर देन 50% ऑफ प्रोड्यूस मैनी अ टाइम, देयरफॉर इट वाज नॉट टैक्स खरज बट रेंट। फर्दर द लैंड वाज नॉट रिकॉर्डेड इन फरद, फरद में रिकॉर्डेड ही नहीं था, ऑफ ट्रेजरी। इफ टिलर माइग्रेट, ये पॉइंट देखो ध्यान से, अगर माइग्रेट कर गया कल्टीवेटर, टिलर माइग्रेट अपनी जगह से बिफोर पेइंग टैक्स, देन डिमांड फॉर इट वाज नॉट मेड ऑन जमींदार। तो अगर जमींदार पे नहीं वो डिमांड रखी गई तो इसका मतलब पता है क्या है, जमींदार भी ओनर नहीं है। ब्रिटिशर्स वुड मेड इट द लायबिलिटी ऑफ जमींदार, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा करेंगे। Thus the ancient practice and customs of king showed in India land was not the property of anyone, whether peasant or zamindar. Therefore the sale and purchase of land was illegal according to the Indian custom. हेलो, Yes, sir. तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी यूज हो पाएगा तो करना, ठीक है। ये कि जो 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 बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हुआ करेगी, जो मुझे लगेगा वो मैं डाल दिया करूंगा, ठीक है। आप लोगों को बस ये नोट्स रिवाइज करने हुआ करेंगे, इसके अंदर सब है। स्ट्रेस मत लेना, कोई कहीं रिसर्च मत करना, क्योंकि सब कुछ है इसमें, सारे सोर्सेज हैं। अगले 2-3 सालों में तुम जितने सोर्स पढ़ सकोगे वो सब है। तो इसी को रीड करो और टेंशन मुक्त हो जाओ। कोई कुछ नहीं पढ़ना है आपने, कोई बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे पढ़ना है, ठीक है। अब ये रीजन आपको पता चल चुका है, ये थोड़ा डेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यूज हो जाएगा। परमानेंट में इतना था, रैयतवारी में इतना था। देखो इनइक्वालिटी पता है कहाँ पर ज्यादा थी, परमानेंट वाले में। इसीलिए जब रिफॉर्म होंगे नक्सलिज्म भी यहाँ फैलेगा, रैयतवारी में, क्योंकि सभी गरीब थे। यहाँ पर क्या था ना, जमींदार और इंटरमीडियरी तो अमीर बने जा रहे थे, केवल केवल रैयत रैयत गरीब बन रहा था। और यहाँ पे तो अंग्रेजों की सरकार डायरेक्ट लगा रही थी टैक्स, ठीक है। तो सारे रैयती थे, तो सारे रैयती गरीब बन रहे थे, ठीक है। तो रीजन क्या है, हेलो Yes, हेलो, sir. तो रीजन क्या है कि जब इंडिपेंडेंट इंडिया होता है, सबसे ज्यादा गुस्सा यहाँ के रैयत को था, जमींदारों पे। यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं था रैयत का, वो तो निकल चुका था डेक्कन राइट्स में बहुत पहले, अंग्रेजों के खिलाफ ही। पढ़ा होगा ना आपने डेक्कन राइट्स, हेलो, यस सर। पढ़े हैं ना हिस्ट्री में। डेक्कन राइट्स कब हुआ था, 18, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, यस सर। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को सबको? सुनाई दे रहा है। तो Yes, भाई sir. डेक्कन राइट्स कब हुए थे, कैसे प्रीलिम्स देने जाओगे? हेलो, सर मैंने हिस्ट्री नहीं करी है। ओके, नहीं आपने तो नहीं करी। आकर्षी, अभिमन्यु, जय, हेलो हेलो, सुन रहे थे। जय कर रहे हैं क्लास? सर वो ऑफिस में भी। अच्छा, तो आप बता दो। चलो देखना, मैं कॉन्फिडेंस नहीं गिरा रहा आप लोगों का, लेकिन थोड़ा सा देख के पढ़ो, ठीक है। ओके, तो परमानेंट सेटलमेंट के ये एरियाज हैं, जो चीजें मैंने बताई है वही है, ठीक है। ये आप लोग सही कह रहे थे, ये जॉन शोर के साथ कॉर्नवालिस 1793 में, ठीक है। समझ में आ रहा है बाकी सबको? प्रीति, जानवी, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। बाय दिस सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन टिलर बिकेम टेनेंट्स while a class of revenue farmer became landowners, यानी रेवेन्यू फार्मर थे, क्या नहीं थे,
ओनर नहीं थे, अंग्रेजों ने बना दिया। ठीक है, अंग्रेजों को लैंड मार्केट डेवलप करनी थी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, रीड करोगे इसको, जो भी बात ना समझ में आए मुझसे आप डाउट ले सकते हो। ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्या क्या हुए। ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन, सुनाई दे रहा है ना सबको, क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पेपर निकालना बहुत आसान है, मुश्किल जब हो जाता है जब बिना समझे चीजों को बस पैनिक अटैक में, पैनिक मोड में रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। सब चीजों का लॉजिक जुड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन वो लॉजिक जुड़ा होना चाहिए, अल्टीमेटली पेपर उसी का निकलता है। दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक आते हैं कि भाई पैनिक मोड में है, प्रिपरेशन में, अभी रिजल्ट चाहिए, सारा प्रेशर ले लेंगे, फैमिली का भी आसपास का भी। ठीक है, और क्या करेंगे, बस बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम भी देख के उसे रीड करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उससे बात नहीं बनेगी। बात बनती है सारे लॉजिक को कनेक्ट करके, क्योंकि इतना कंपटीशन, 5 लाख आदमी सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, उनमें से फिल्टर कैसे करेगी यूपीएससी? उन्हीं को फिल्टर करेगी ना जिनको हर बात का लॉजिक पता है, चीजें पता है, तो वो एंटर कर जाते हैं। तो और उसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसमें टाइम ना फर्स्ट रीडिंग में लगता है, रिवाइज में नहीं लगेगा। जो दूसरा मेथड है, ऐसा नहीं है उससे सिलेक्शन नहीं हुए, हुए हैं उससे भी सिलेक्शन, लेकिन वो ज्यादातर लोअर रैंक में रहते हैं। टॉपरों का तो काम यही होता है कि पूरा प्रॉपर लॉजिक के तरीके से होता है। और उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, उन लोगों को ना रिवीजन बहुत करना पड़ता है, बार बार भूलेंगे क्योंकि कई चीजों के लॉजिक मिसिंग होंगे। एक बार फर्स्ट रीडिंग में लॉजिक अगर सारे क्लियर हो गए तो रिवीजन बहुत आसान होएगा। तो चलो ठीक है, आगे करते हैं जमींदारी के। यूनिक अग्रेरियन स्ट्रक्चर विच कन्फर्ट द राइट ऑफ शेयरिंग द प्रोड्यूस ऑफ लैंड विदाउट पार्टिसिपेटिंग पर्सनली, फ्री राइडर प्रॉब्लम। हेलो, Yes, sir. ये पता है क्या हुआ? ये ना शेयर क्रॉपिंग के पॉइंट है, ये शेयर क्रॉपिंग का। देखो इसी पीरियड के साथ साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा था, फिनिश प्रोडक्ट तो सारे के सारे वहां से आ रहे थे, ब्रिटेन से, तो बेचारे ये तो क्या ही करेंगे आर्टिजियंस। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयड होने लगे, ये सारे के सारे कहाँ पे कूदेंगे? लैंड में। ठीक है, और जब ये लैंड में कूदेंगे तो और जो टेनेंट्स हैं उनसे क्या करेगा मनी लेंडर? कंडीशन रख देगा, हाँ भाई रेंट देगा कि शेयर देगा? तो वो बोलेगा रेंट दूंगा, प्रेजेंट टेनेंट। और ये जो डेस्परेट होगा, आर्टिजन आया है, अनएम्प्लॉयड है, कहता है शेयर दे दूंगा, तो जब ये शेयर देगा तो इसके साथ कनेक्ट कर लेगा मनी लेंडर, वो लैंडलॉर्ड इस टेनेंट को हटा देगा और ये बोले भाई ये तो शेयर दे रहा है, शेयर क्रॉपर। ठीक है, हेलो, अब शेयर क्रॉपर के साथ प्रॉब्लम ये होएगी, क्योंकि वो शेयर दे रहा है, तो एक टाइम के बाद जब शेयर बढ़ना शुरू होएगा, याद करो लेफर करो, जब एक पॉइंट के बाद टैक्स रेट बढ़ना शुरू होएगा तो टैक्स रेवेन्यू गिरना शुरू होएगा, इसीलिए फ्री राइडर प्रॉब्लम होएगी। एक पॉइंट के बाद जब शेयर क्रॉपर के साथ शेयर बढ़ना शुरू होएगा, 50-50% रूल था, उससे ज्यादा जैसे ही बढ़ना शुरू हो रहा होगा, ये अपना एफर्ट कम कर देगा, क्योंकि उसे क्या लगेगा, याद करो इनकम टैक्स अगर होगा तो हमारा इंडिफरेंस कर्व पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा इनकम इफेक्ट डोमिनेट करने लगेगा, हम सप्लाई कम कर देंगे लेबर की। यही कुछ ऐसा काम यहाँ पर हो रहा होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका एफर्ट जो है लगाना कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम की वजह से ही तो ये सब हुआ, क्योंकि वो मालिक बन गया, और जो कल्टीवेटर था जिसका वेल्टर राइट था कि उसको अधिकार है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी की नहीं थी खेती करने का, अब वो बेचारा जमींदार के रहमो करम पे था, जमींदार चाहता तो उसे हटा सकता था, पहले नहीं हटा सकता था, क्योंकि पहले जमींदार सिर्फ रेवेन्यू फार्मर था, यानी सिर्फ टैक्स कलेक्ट करता था, उसका राइट नहीं था। अंग्रेजों ने ये सिस्टम बदल दिया। हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, और अंग्रेजों ने क्यों बदला? क्योंकि अंग्रेजों को ये है कि भैया हमें तो यहाँ पर ज्यादा रहना नहीं है, हमारे किसान तो है नहीं, हमें तो रेवेन्यू चाहिए हर साल, और चाहे तुम कैसे भी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके दो, और अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हारा बेच देंगे। और कोई खरीदेगा क्यों? जब भी तो खरीदेगा जब इंडिविजुअल राइट होंगे, तो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लानी होगी, कोई इसको कैपिटल गेन एक्सपेक्ट करेगा,
तो इसे लिए इसे प्रॉपर्टी राइट बनाया गया। अब इस बात को सिग्निफिकेंस को समझो कि कितना लॉजिकली थिंक करके ये काम करा गया था स्मार्टली, ऐसे ही नहीं कर दिया था परमानेंट सेटलमेंट वगैरह, सब दिमाग लगा रखा था इन लोगों ने, ठीक है। सेकंड, सिस्टम was based on exploitation as it conferred unlimited right on zamindar to extract as much as, हाँ ये तो बात क्लियर है। Estimated up to 25% of the produce went to intermediaries having of such high proportion of income by a parasitic class, not only just but also highly detrimental, not just होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करके भेजूंगा मैं डॉक्यूमेंट, but also highly detrimental to कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा ना। अब इतना सारा पैसा तो ऐसे ही जा रहा है इंटरमीडियरीज को, ये 25% अगर इन्होंने इन्वेस्ट करा होता एग्री फार्म फर्टिलिटी को बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ती फार्म के अंदर, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, जीडीपी बढ़ती, फिर और रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाता। डेट्रीमेंटल टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक हाई हो गया, लेफ्ट विद नो सरप्लस, कल्टीवेटर के पास कोई सरप्लस ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इन द लैंड, ये सिस्टमेटिकली नहीं था, रिकॉर्ड तो बनाना शुरू करा बट सिस्टमेटिकली मेंटेन नहीं था। तो किसका सिस्टमेटिकली मेंटेन नहीं था ये, हेलो, टेनेंट्स का सिस्टमेटिकली मेंटेन नहीं था, जमींदार का तो था। तो इसकी वजह से वो क्या करते बेचारे, मोर्टगेज नहीं कर सकते थे, किराया नहीं, वो नहीं ले सकते थे, लोन नहीं ले सकते थे टेनेंट वगैरह, फार्मर वगैरह। तो एक ये कोट आपको ध्यान रखनी है डेनियल थॉर्नर की, अ बिल्ट इन डिप्रेसर, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ बिल्ट इन डिप्रेसर continued to operate in the countryside characterized by low capital intensity antiquated method। ये built in depressor क्या है, ये जो चेन ऑफ इंटरमीडियरीज हुई है 25% केवल इन्हीं पे जा रहा है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो कैपिटल इंटेंसिटी प्रोडक्शन में ज्यादा यूज नहीं हो रही है, और पुराने लकड़ी के हल से जो खेत को जोता जा रहा है, उसकी वजह से जो डिप्रेशन हो रही है टोटल प्रोडक्ट में, वो बिल्ट इन डिप्रेशन। तो वो बिल्ट इन डिप्रेशन बिल्ट करी गई थी बाय चेंजिंग ओनरशिप राइट्स, बाय गिविंग फुल कंट्रोल टू जमींदार्स, बाय कन्वर्टिंग लैंड इनटू अ सेलेबल कमोडिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हेलो हेलो, Yes, sir. तो प्रतीक आप एंटर कर रहे हो, हेलो हेलो हेलो, प्रतीक दूसरी डिवाइस से, ये चले गए थे क्या ये, चलो उठ रहा है। किसी को खाना वाना खाना है, अगर किसी को जाना है तो ब्रेक अगर चाहिए हो तो बीच में बता देना, ठीक है, 10-15 मिनट ब्रेक करके आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि यही लेक्चर हैवी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, आगे हैवी नहीं पड़ेगा। प्रतीक हेलो, यस सर। ओके, आगे हैवी नहीं पड़ेगा, यही लेक्चर हैवी है। ये एक्चुअली बहुत कनेक्टेड और कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसमें लफड़ा बहुत था, क्लियर ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कोब वेब सा बना हुआ है, लेकिन इसके बाद चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो अब ये रैयतवारी का थोड़ा सा आप पैराग्राफ रीड करना, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये वही वाली सिस्टम है कि रैयतवारी में डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन होगी, वहां पे इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। अच्छा हाँ, एक और चीज है, देखो महलवारी सिस्टम और रैयतवारी में क्या है, जब देखो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट। देखो रैयतवारी में क्या हुआ, जब एक एक बंदा राजा होने लगा ना, एक एक बंदे को उसका लैंड का पूरा राइट मिल गया, तो इंडिविजुअलिज्म आ गया, और जो वो गांधी जी का कंसेप्ट था ना कि रिपब्लिक ऑफ विलेजेस, रिपब्लिक विलेज, विलेज कम्युनिटीज की जो एक साथ अंडरस्टैंडिंग थी कोऑपरेटिव फार्मिंग करने की, वो ब्रेक हो गई। कोऑपरेटिव फार्मिंग करना इंडिया में गायब हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर को राइट मिल गया, वो अपना बेच देता था और निकल लेता था। पहले ऐसा नहीं था, पहले हमने क्या देखा, हेलो, पहले हमने क्या देखा था, हेलो एवरीवन,
पहले Yes, हमने sir. पहले हमने मिताक्षरा देखा, दया भागा देखा, उसमें इतना आसान नहीं था। वेल्टर ऑफ राइट्स देखा, इतना आसान नहीं था क्योंकि लैंड की ना एक सेलेबल वो कमोडिटी ही नहीं था, मार्केट में बिकता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने एक रैयत को प्रॉपर लिख के दिया फर्द पे, ये तुम्हारा लैंड भाई, तो वो जब मर्जी बेच के निकल सकता है। इससे क्या होता है कि कम्युनिटी में जो सहमति से काम होता था, कोऑपरेटिव फार्मिंग होती थी, वो वीक होने लगी थी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन एरियाज में डिक्लाइन होने लगे थे। ठीक है, जबकि महलवारी में ये नहीं रहा, क्योंकि महलवारी का याद है किसी को डेफिनेशन? महलवारी सिस्टम क्या होता है? हेलो, विलेज हेड को दे क्या होता है अभी आकर्षी? हेलो हेलो, अभिमन्यु, आकर्षी, हेलो। देता था, या जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती थी वो कलेक्ट करके देती थी। हाँ Wait करके देंगे, हाँ. हाँ, तो वहां पर क्या है ना, एक किन रिलेशन, किनशिप रिलेशन, एक इंडिविजुअलिज्म नहीं था, एक कम्युनिटी रिलेशन ज्यादा दिनों तक रहा महलवारी सिस्टम में, तो वहां पर इतना वीक नहीं पड़ा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको देखना आप। महलवारी सिस्टम देख लेना कहां पर है। अच्छा, रीजन देख लो। हेलो, क्लास कंटिन्यू करो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। फर्स्ट, एक तो इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटर की आइडियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। मुनरो और होल्ट, मैकेंजी एक्सेट्रा, पहले इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट ही बोला था मद्रास में, फिर मुनरो लेकिन कन्विंस हो गया कि नहीं, रैयतवारी ठीक है। मे बी इसको रिकार्डो ने लेटर लिखा या जो भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉलिटिकल इवेंट देखो, अवध में जो था पहले महलवारी सिस्टम था, महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया, लेकिन 1857 की म्यूटिनी के बाद उन्होंने देखा जमींदार क्या काम करते हैं। अभिमन्यु, ये एक वर्ड यूज हो रखा स्पेक्ट्रम में, ब्रेक वाटर, है ना? Yes, sir. Break ब्रेक वाटर का काम करते हैं, वो रिवोल्ट नहीं होने देंगे। हाँ. तो महलवारी को हटा के वहां पर भी तालुकदारी भी एक तरीके से जमींदारी था, जमींदारी सिस्टम को ही रीइंस्टेट करा गया 1858 में। उन्होंने कहा कि फुल कंट्रोल एक जमींदार को ही दो, ये महलवारी वगैरह किनशिप वाला एक साथ जॉइंट वाला लफड़ा हटाओ, क्योंकि ये जमींदार हमारी हेल्प करते हैं सप्रेस करने में, इनके और हमारे इंटरेस्ट मैच होते हैं, तो रिवोल्ट को सप्रेस करने में हेल्प करेंगे। फिर डेट ऑफ कंक्वेस्ट का भी डिपेंड करता है काफी सारा। क्यों? क्योंकि देखो, बंगाल पहले जीता गया, ठीक है, और रैयतवारी एरियाज जो है बाद में जीते गए। तो पहले सीधा क्या था, एक तो उन्हें इंडिया की लैंग्वेज की, जो मैक्स मुलर ने बहुत सारी किताबें लिखी इंडिया के ट्रेडिशन पे, लॉ पे, कुछ भी नहीं पता था अंग्रेजों को। अचानक से आम आदमी पार्टी की तरह एकदम झटके से उनको बंगाल मिल गया उपहार में, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब भैया उस टाइम पे जब उन्हें ना कल्चर की समझ है, ना लैंग्वेज की समझ है, किसी चीज के बारे में उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर लॉ कैसे, हिंदू कोड कैसे काम करता है, मुस्लिम शरिया लॉ कैसे काम करता है, वो कैसे डील करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया तुम ऐसा है जमींदार, तुम लोग ही सब कुछ कर कुरा के दे दो, हम तो बस अपना ये पैसा ले लेंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा अरे यार ये तो बड़ा कमजोर देश है, ये तो यूनिटी नहीं है यहाँ पे, तो इसको तो जीत सकते हैं, इसको तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तब उनको लगा कि अगर इन पे राज करना है ना तो इनके कल्चर को समझना होगा। और जब उन्होंने कल्चर को समझना, मैक्स मुलर ने किताबें लिखनी शुरू करी, और क्या कहते हैं, उस चीज को समझना जब आ गया उन्हें, और उन्हें पता चला कि इंडिया में लॉ कैसे काम करता है, किस तरीके से इनके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जब मिताक्षरा और ये सब इन लोगों ने पढ़ लिए, तब इन्होंने कहा कि हाँ, हमें जमींदारों की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद डील कर सकते हैं इंडिविजुअल से। और इसलिए फिर वहां पर रैयतवारी सिस्टम शुरू करा गया, क्योंकि रैयतवारी सिस्टम करने का एक इकोनॉमिक रेशनल डेविड रिकॉर्डो ने भी दे दिया था। ठीक है, देखो डेक्कन राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेक्कन राइट्स से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कॉटन से रिलेटेड था ये, और इसमें इंटरलिंकिंग है ये अमेरिका की भी। अमेरिका के वहां से कॉटन खरीदना बंद कर दिया था ब्रिटेन ने, वहां पे जो वॉर चल रहे थे उनके, 7 years ऑफ वॉर, पढ़ा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री में? हेलो सर 7 year वॉर तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच था। किसके बीच में? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में था वो। कहाँ पर? हाँ, अमेरिका में चल रहा था ना वो? नहीं सर, यूरोप में चल रहा था वो। अमेरिका में भी चल रहा था बेटा वो, सर देखना उसका स्पिल ओवर सर अमेरिका में था, लेकिन हाँ बेसिकली हाँ, बात तो वही हुई ना, अमेरिका से कॉटन आता था ना।
तो वो 16 साल का डिफरेंस था। हाँ, तो वो मतलब देखना आप ये वाला ना, ये शायद नई एनसीईआरटी में है, ठीक है। थीम्स ऑफ वाली जो नई न्यू एनसीईआरटी है ना, उनमें देख लेना। कनेक्टिविटी पता हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, नहीं भी पता तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पता चलता है कहीं कहीं ना कहीं खुद सुन के। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश लैंड सिस्टम, कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, ठीक है। प्रियंका अभी क्लास में नहीं है? हेलो, अच्छा चले गए होंगे। हाँ इसी सही है। अब तो है। अच्छा, इसी क्लास में ये हिस्ट्री होएगी, आगे कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। बस यही है, एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में कम से कम, रेलवे वगैरह और उसमें देखेंगे। ओके। ड्यू टू क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स एज ऑल्सो रैक रेंटिंग which led to frequent foreclosure and became a tradable commodity. The effect of this was most pronounced in Raiyatwari areas where erstwhile elite began to sell their way out of village. ये मनी लैंडर हो गए, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बन गए, ठीक है, अर्बन ऑक्यूपेशन में चले गए। और पीजेंट्स ने, ऐसा नहीं है कि पीजेंट बाय नहीं करते थे, पीजेंट ने भी बाय करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, बड़े लैंडलॉर्ड ही खरीद रहे थे और पीजेंट नहीं खरीद रहा था। लेकिन ये वाली जो इश्यू थी, ये वाला जो इश्यू था रैयतवाड़ी एरिया में था, जमींदारी में नहीं था। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी भी कम होएगी, और इसीलिए जो मैंने बताया आपको, नक्सलिज्म वाली सिचुएशन यहाँ पर कम होगी। सेकंड पॉइंट देखो, इंक्रीजिंग डिस्पोजेशन ऑफ लैंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ रेंट एंड इनडेप्टनेस ऑफ फार्मर्स लीडिंग टू न्यू क्लास ऑफ मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स टू बिकेम लैंडलॉर्ड। यानी अब मनी लेंडर आने लगे थे, जब जमींदार नहीं दे पाएंगे और फार्मर नहीं दे पाएंगे, उसकी वजह से जमींदार नहीं दे पाएंगे, तो सेल ऑफ कर दिया जाएगी। ये वही वाली बात है और कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट को रोकेगा, कैपिटलिस्ट फार्मिंग को रोकेगा, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लार्ज लैंड ओनर्स ने लीज करना शुरू कर दिया था देयर होल्डिंग्स टू मैनी स्मॉल फार्मर्स। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट रही, लो प्रोडक्टिविटी रही, और लैंडलॉर्ड को रिस्क टेकिंग भी खत्म कर दी उसने अपनी। इस वजह से क्या प्रॉब्लम शुरू होती है? हेलो, कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ क्या बोला आपने? एप्पल फॉर्मेशन? हेलो 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 एवरीवन। यस सर। हाँ क्या बोला आकर्षण? हेलो, ओके चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। इन 19 हेलो एवरीवन, सुनाई दे रहे हैं? हाँ सर। यस 97% ऑफ ऑल फार्म्स यूटिलाइज वुडन प्लो, ठीक है। 97, ये प्रूफ दे रहे हैं। डेटा हमें बताना होता है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुई, तो मॉडर्न मोड्स ऑफ प्रोडक्शन शुरू नहीं हुए। तो 97% तो जब भी ये यूज कर रहे थे 1904 में। 93% ऑफ रूरल क्रेडिट कहाँ से आ रहा था? मनी लेंडर से, ठीक है। और इम्प्रूव्ड सीड और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का तो यूज ही कम हो रहा था। तो आप ये कह सकते हो इंडिया में ब्रिटिश लैंड सिस्टम की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं रही। और वो क्यों नहीं रही? क्योंकि किसी को इंसेंटिव ही नहीं था, जमींदारी सिस्टम वगैरह के अंदर किसी को इंसेंटिव ही नहीं था कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। तो इस वजह से क्या हुआ? हेलो, इस वजह से ये हुआ कि कैपिटल फॉर्मेशन कम हुई, ठीक है। और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ लैंड होल्डिंग भी रहा, फ्रेगमेंटेड, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी कोई भी एरिया ऐसे ही बेचे जा रहा था, क्योंकि उसको पहले तो एक साथ बिक सकता था, पहले तो एक साथ ही जॉइंटली सब कुछ रहता था। अब इंडिविजुअल आ गए, एक रैयत के, पहले तो देखो एक रैयत को राइट दे दिया, पहले तो पूरे जमींदार को, जमींदारी सिस्टम में तो जमींदारी को था। ये ज्यादातर फ्रेगमेंटेशन रैयत एरिया में हुई, ठीक है। और पहले जब रेवेन्यू फार्मर होते थे जमींदार, जब राइट नहीं था, तो उनको पूरा का पूरा ये एरिया कंट्रोल में दिया जाता था, और ये बेच तो सकते ही नहीं थे, क्योंकि
सबकी सिर्फ उगाने की वो था, राइट्स, बेचने का तो नहीं था। लेकिन अब जैसे इसे बेचने का मिला तो ये सबके लैंड है, ठीक है, ये बीच वाले ने बेच दिया, इसने, ये बेचारा जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज करता यहाँ से यहाँ तक, ये टूट गया। तो ये सारी फ्रेगमेंटेशन शुरू होएगी प्रॉपर्टी राइट की वजह से। 1841 में 7% ऑफ विलेजर्स लैंडलॉर्ड्स own 75% of fertile land, 48% tenants obtain own this much of land। तो एक बार ये देख लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है फ्रेगमेंटेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कम होना। वुडन प्लाउज के केस में हम कल बात कर रहे थे कि अगर स्मॉलर लैंड होल्डिंग होती है तो बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ लैंड फ्रैगमेंटेशन। तो प्रॉफिटेबल हुआ ना यहाँ पे। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या थी हमारे सामने सिचुएशन, ये सब तो ऑलरेडी हो चुका था, तो करते क्या हम लोग, और टेक्नोलॉजी भी नहीं थी हमारे पास। लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते तो अमीर बना सकते थे हमारे एग्रीकल्चर को, क्योंकि उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी थी, और वो चाहते तो ये फ्रेगमेंटेड लैंड स्ट्रक्चर बना ही ना होता। तो इस कंटेक्स्ट में ये क्रिटिसिज्म है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो फ्लॉड थी, एग्रीकल्चर को अमीर बनाने की नहीं थी। उन्होंने एक तो, हमारे पहले ऐसे नहीं होते थे, हमारे देश में फ्रेगमेंटेशन नहीं थी, क्यों, किसी का राइट ही नहीं था लैंड। जब राइट ही नहीं होगा तो कोई बेच ही नहीं सकता। एक बड़े जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी इस पूरे के पूरे लैंड के एरिया को देख रेख करना, इसमें प्रॉपर टाइम पे इन्वेस्टमेंट भी करना, ताकि यहाँ से रेवेन्यू बढ़ के आता रहे। क्यों, क्योंकि देखो उसको 10 पार्ट में से 1 पार्ट मिलता था, बाकी 9 राजा को देता था। लेकिन अगर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, इसकी ग्रोथ करे, तो उसका 1/10 तो ग्रो होगा ना, ठीक है, तो उसे इंसेंटिव था। लेकिन हाँ, लेकिन जब ये लोग बेच सकते, ये रैयत बेचने लग जाएंगे, और ये जमींदार जो है ये भी बेचने लग जाएगा। जमींदार पहले तो बेच ही नहीं सकता ना, तो मजबूरी थी, ठीक है। अब जब ये बेचने लग जाएगा तो इसे अगर ये लगेगा कि ये जो 1/10 यहाँ पर मेरे को पैसा मिलने वाला है टैक्स, इससे ज्यादा पैसा मैं बेच के कमा सकता हूँ, तो ये बेच देगा। फिर वो बेचने वाले को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर किसी और को बेच देगा, हो सकता है वो ये आधा बेच दे आधा रख ले। तो इसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन शुरू होगी। ये सिस्टम ने फ्रेगमेंटेशन शुरू करी, और जब ये फ्रेगमेंटेशन सिस्टम शुरू हुई, मान लीजिए फ्रेगमेंटेशन सिस्टम ना होती, इंडिया के ऐसे ही चीजें रहती, और ये अपनी नई टेक्नोलॉजी से हमें मदद करते, और लैंड की जो है फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रखी थी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज होता। क्योंकि इनके देश में हुआ ना, ये लोग तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज कर रहे थे। वो छोटा सा तो टुकड़ा है, इतना सा, आधा आधा इधर उधर पड़ा हुआ है यूके, उसमें इन्होंने इतना उगा लिया कि अपने सैनिकों को भी खिला रहे थे, एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो यानी मॉडर्न मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का फायदा तो हो रहा था, लेकिन वो बड़े लैंड पर पॉसिबल था। अब जब इंडिया में तो आपको मिले ही गिफ्ट में छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड है, तो उस पे कैसे हम मॉडर्न मोड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर दें, हमारे को चूज करना पड़ेगा। चूज करने के लिए जो है क्या कहते हैं, स्टडीज कंडक्ट करी गई, जापान को भी देखा गया। पता है, जापान में उन्होंने देखा कि जापान में छोटे छोटे प्लॉट ऑफ लैंड्स होते हैं, तो वहां पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो थी काफी रिटर्न देती थी। नेहरू क्योंकि एक अच्छा रीडर भी था, रोज पढ़ता था, और इस चीज का फायदा भी होता था। तो नई नई वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रही होती थी, उससे पता, वो देखते रहते थे कि पॉलिसी मेकिंग में क्या हेल्प होगी, ठीक है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बाद में कुछ स्टडीज होंगी, जैसे कि मैं बताऊंगा नीचे, बेसले की और सेन की। ये लोग बताएंगे कि भाई पुराने सिस्टम के साथ छोटे लैंड पर ही फायदा है। और दूसरा एक हनुमंता राव है, वो भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे। वो ये बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा जनरेट छोटे पीस ऑफ लैंड में ही होएगी, अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल रियलाइज करेंगे और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे छोटे छोटे फार्मर को, तो जो है ये जो बड़े बड़े बंदे हैं, ठीक है, इन बंदों के साथ क्या होगा, इन बंदों के साथ क्या होगा प्रॉब्लम, इन बंदों के साथ प्रॉब्लम ये होगी
एम्प्लॉयमेंट कम देंगे, और इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। वो तो तब भी बढ़ी, देखो 1922 की इनइक्वालिटी, उससे ज्यादा इनइक्वालिटी कब आ गई है? 2014 में। 1922 में जो इंडिया में इनइक्वालिटी थी, आजादी होने से पहले अंग्रेजों ने हमें इतना नहीं तड़पाया जितना हमारी सरकार ने तड़पा दिया। तो 1922 में जो इनइक्वालिटी थी, उससे ज्यादा इनइक्वालिटी 2014 में हो चुकी है। किसकी स्टडी है ये? थॉमस पिकेटी की। और कौन से मेजर पे बेस्ड है इनइक्वालिटी? इनकम। ये भी पता होना चाहिए। 0.5 आ रहा है गिनी कोफिशिएंट इनकम इनइक्वालिटी पे। और जो सरकार मेजर करती है इनइक्वालिटी, एनएसएसओ, अराउंड 0.39 या 324 कुछ ऐसा होता है। ये किस पर बेस्ड होता है? कंजम्पशन। इनकम पे नहीं होता, कंजम्पशन। ठीक है, तो कंजम्पशन पे अगर आप इनइक्वालिटी चेक करोगे तो कमी होएगी, क्योंकि खाते तो सब लोग बराबर सही है, अमीर हुआ या गरीब हुआ। ठीक है, असली इनइक्वालिटी किस पे चेक होनी चाहिए? वेल्थ। वो तो इंडिया सबका बाप होगा, उसमें तो 0.6 से ऊपर जाना है। जबकि पता है आप लोगों को, बाहर के देश, ब्राजील, चाइना, ये लोग फिर भी इनकम पे इनइक्वालिटी मेजर करते हैं, 0.45 प्लस है इनकी। हम लोग अपनी इनइक्वालिटी छिपाने के लिए कंजम्पशन पे कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुबह मैं 15 मिनट में आऊँ खाना खा के। हाँ चलो, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आ जाएंगे सब लोग। हेलो, हाँ। हेलो एवरीवन, आप सब Yes, लोग, sir. क्योंकि कई लोगों को डिनर करना होगा, तो यस सर। 15-20 मिनट में आ जाते हैं। देखो बस स्टोरी ही है और पूरी हो जाएगी, अब आगे जल्दी होएगा। ठीक है, Yes, sir. 10 बजे आ जाओ सर। ओके।